हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितन क्लासेस। दिस इज सईदा खालदनूरी एंड हमारा जो चैप्टर है क्लास 12 से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका हम पार्ट 7 पर हैं। सॉरी, पार्ट 8 है हमारा ये। और इसमें हमने अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर डिस्कस करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बची रह गई हैं। लास्ट वीडियो में आई होप आपने देख लिया होगा, तो उसमें हम लोगों ने डिजीजेस को डिस्कस किया था कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल पे। मेंडेलियन जब हमने पढ़ा तो मेंडेलियन में हमने दो पढ़ लिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। अब हम आएंगे अपने दूसरे डिजीजेस पर, और ये भी हमारी मेंडेलियन ही डिसऑर्डर्स में आती हैं, और इसमें से ये बहुत फेमस है, सिकल सेल अनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया बहुत बार आपने नाम सुना भी होगा, काफी ये कॉमन है सिकल सेल एनीमिया। जब लास्ट वीडियोस हम लोगों ने की थी, आई होप आपने देख लिया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे मैंने बताए हैं जो डिजीज से रिलेटेड है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस और जो आपका हेमोफीलिया था वो सेक्स लिंक्ड था, एक्स लिंक्ड था। लेकिन ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल लिंक्ड होती है। ऑटोसोम, सॉरी, ये ऑटोसोम लिंक्ड डिजीज है, प्लस ये रेसेसिव है। और रेसेसिव आपको पता है, रेसेसिव वाले अपने कैरेक्टर तभी शो कर सकते हैं जब वो होमोजाइगस की कंडीशन में होते हैं, और ये कैसे हैं? ऑटोसोम लिंक्ड है। इस डिजीज में होता क्या है, आपको पता है कि हमारी जो आरबीसी का शेप होता है वो कुछ बाय कॉनकेव टाइप होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक, अगर आरबीसी को आपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, या हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना भी आप शायद स्कूल नहीं गए हो, तो मे बी इस ईयर आपने नहीं ऑब्जर्व किया होगा। वैसे भी आरबीसी का जो स्लाइड ऑब्जर्वेशन है वो 11th में आपने किया होगा। अगर इनकेस नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप नेट पे इमेज देख सकते हो कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कुछ इस तरह से रहता है कि हम बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। नॉर्मल आरबीसी ऐसे होती है, बट सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, ये इलोंगेट कर जाती है और सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से कुछ हो जाती है। ये सिकल किसे बोलते हैं? सिकल जो फार्मर्स अपने हार्वेस्टिंग के टाइम पे यूज नहीं करते हैं, मतलब इसे हमारे गांव में इसे हसिया बोलते हैं। तो आई डोंट नो कि आपके रीजन में से क्या बोलते हैं, बट ये यूज किया जाता है जिससे फार्मर्स अपने ग्रासेस वगैरह को, या जो भी उनकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस है उसमें उन चीजों को वो काटते हैं। तो ये इसी को सिकल बोलते हैं। तो जो आरबीसी होती है, जब वो सिकल सेल एनीमिया में, मतलब ये डिजीज होती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो आरबीसी होती है उसका शेप, उसका मॉर्फोलॉजिकल शेप ही बदल जाता है। वो बाय कॉन्केव से कुछ सिकल शेप की हो जाती है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में मॉडिफिकेशन आ जाती है। देखो, ये जो चीजें अभी हम बताने जा रहे हैं, यहाँ कुछ थोड़े से वर्ड्स यूज होंगे, कोडॉन के वर्ड्स यूज होंगे। मे बी आपको वो चीजें शायद आपको लगे कि अरे ये बहुत ज्यादा बाउंस जा रहा है। आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो सारी चीजें आपको वहाँ खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी कि कोडॉन होता क्या है। मैं इनिशियल चीजें आपको यहाँ बताऊंगी जरूर, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। बट फिर भी अगर मान लो थोड़ा सा भी आपको डाउट रह जाता है कि दैट कोडॉन है क्या, हमें क्लियरली समझ नहीं आया, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर तो वही है। तो हम वहां उसे और डीपली एनालाइज करेंगे। ठीक, तो हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो तरह की चेन्स होती हैं, एक अल्फा होती है और एक बीटा ग्लोबिन चेन होती है। ये कुछ नया नहीं है, ये 11th में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपने वहाँ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड कैरियर्स होते हैं, ऑक्सीजन कैरियर सॉरी होते हैं। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही है। इस ये जो हीमोग्लोबिन बना होता है उसमें दो चेन होती है, अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। तो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन में जो ये बीटा ग्लोबिन चेन है, यही आपकी इफेक्ट होती है, या यही आपकी मॉडिफाइड कर जाती है। अब मॉडिफाइड जो ये होती है, जो इसमें जो भी चेंजेस आते हैं, वो जनरली ड्यू टू म्यूटेशन होता है। उसका एक रीजन उसका म्यूटेशन हो सकता है। अब क्या चेंजेस आती है? देखो, बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है उसमें ये जो ग्लोबिन चेन है किससे बनी होगी? प्रोटीनेशियस से बनी होगी, प्रोटीनेशियस नेचर की होगी। इट्स का मतलब कि इसमें ढेर सारे एमिनो एसिड्स मौजूद होंगे। ठीक,
जो बीटा ग्लोबिन चेन होगी किससे बनी होगी, अमीनो एसिड से बनी होगी, अल्फा अमीनो एसिड से बनी होगी, बीटा अमीनो एसिड से बनी होगी। तो यहाँ कई सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन अमीनो एसिड्स को एक मतलब नंबरिंग कर दी। नंबरिंग तो भाई मतलब अंदर हमारे जितने भी क्रोमोसोम उनकी नंबरिंग तो नहीं है, नंबरिंग तो हमने अपने लैब वर्क के लिए की है। तो उसी तरह से बीटा ग्लोबिन पे साइंटिस्ट ने नंबरिंग की। तो पहला ऐसे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करती है 1 2 3 4 करके। ये जो हम सर्किल बना रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके बीच में वो बॉन्ड मौजूद रहता है जिससे एक चेन बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कुछ बीटा ग्लोबिन चेन को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो ये 6 पोजीशन होती है, यहाँ पास ऑल्टरेशन आता है। जो चेंजेस आती हैं, जो ऑल्टरेशन आता है, वो आपके बीटा ग्लोबिन के एमिनो एसिड्स की पोजीशन में 6 पोजीशन पे चेंज आता है। क्या चेंज आता है, यहाँ इनिशियली जो नॉर्मल आपका वो ग्लोबिन चेन होता है, जो नॉर्मल नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है, वहां आपके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड मौजूद होता है। ये अमीनो एसिड्स होती हैं, ठीक। और जब ऑल्टरेशन आता है तो वहां ये ऑल्टर करके वेलाइन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक। रिप्लेस क्या हुआ, बीटा ग्लोबिन की जो 6th पोजीशन पे अमीनो एसिड है उसमें चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन रिप्लेस कर गया, ठीक। इनिशियली ग्लूटामिक होता है और रिप्लेस किससे हो गया, वो वेलाइन से रिप्लेस हो गया। तो ठीक है, ये पहली बात आई। ये रिप्लेसमेंट हुआ क्यों होगा, हमने बोला म्यूटेशन की वजह से हुआ है। ये जो रिप्लेसमेंट हुआ या ये सब्स्टिट्यूशन ऑल्टरेशन हुआ, वो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन हुआ। तो म्यूटेशन क्या करता है, याद करो हम लोग ने पीछे जो छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, दैट म्यूटेशन इज द ऑल्टरेशन इन द जीन सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, या ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस, या फिर ऑल्टरेशन इन डीएनए स्ट्रक्चर। यही होता है म्यूटेशन, मतलब डीएनए में चेंजेस आना। डीएनए क्या है, डीएनए ही कैरियर है जिसमें जीन मौजूद होता है। तो यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि जब डीएनए जो होता है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है, एंड जो ये आरएनए होते हैं वो रीड करते हैं और फॉर्म करते हैं, कोडॉन्स बनाते हैं। एंड ये जो कोडॉन्स होते हैं वो मिलके आपका प्रोटीन या अमीनो एसिड्स को डिसाइड करते हैं। और ये कोडॉन्स जो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या रहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस रहते हैं। और ट्रिपलेट फॉर्म, मतलब तीन तीन नाइट्रोजन बेस। अब अभी आई डोंट थिंक शायद आपको याद हो, वैसे तो ये 11th में पोर्शन था बट यूजुअली लोग उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, यही सोच के कि ये 12th में ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ इसलिए कि ताकि आपको ये कोडॉन वर्ड यही समझ में थोड़ा सा आ जाए, एटलीस्ट उतना आ जाए जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो होता क्या है, डीएनए जो होता है ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करता है, आरएनए बनाता है। एंड आरएनए क्या करते हैं, वो कई सारे नाइट्रोजन बेसेस को बनाते हैं और उनको ट्रिपलेट के फॉर्म में बनाते हैं, जिसको हम कोडॉन्स बोलते हैं। तीन तीन के फॉर्म में रहते हैं नाइट्रोजन बेस। याद करो तो आपने प्यूरिन और पिरिडिन पढ़ा होगा, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, और एक यूरासिल होता है, ये आरएनए के केस में होता है। तो यहाँ आप यूरासिल लगा सकते हो क्योंकि आप कोडॉन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो इनके जो ट्रिपलेट होते हैं, जैसे एजीटी, ये एक कोडॉन हो गया, सीयूटी ये एक हो गया आपका, जीसीए, इस तरह से कर करके अलग अलग तरह से बनता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल लिया है, मतलब इसको मत सोचना कि अब हम सीयूटी सर्च करेंगे क्या है जीसी, शायद आपको कुछ ना मिले। बेसिक मेरा यहाँ ये कहने का था कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो ये होते हैं आपके, एडेनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन एंड यूरासिल होता है। और इसमें ये तीन तीन इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे आके ये क्या करते हैं, आपको कोडॉन बना के दे देते हैं। ये जो कोडॉन होते हैं, यही कोडॉन मिलके या रीड करके एज अ जीन की तरह एक्ट करते हैं और ये एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो यहाँ पास जब एमिनो एसिड थी, ग्लूटामिक एसिड, और रिप्लेस होकर वेलाइन आ गई, तो इनको कोड करने के लिए कोई ना कोई कोडॉन रहा होगा। तो यहाँ पास इसके लिए रहता है GUG कोडॉन एंड इसके लिए रहता है GAG कोडॉन। यहाँ एक तरह से रिप्लेसमेंट आप देख सकते हो कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ वेलाइन से because of the mutation with that replaces U with A, that is GUG alter कर गया या चेंज कर गया या सब्सटीट्यूट कर गया with GAG, तो आपकी ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन बनने लग गई। एंड बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन जो आपका आरबीसी होता है
उसका शेप बदल जाता है और शेप बदल के वो सिकल सेल बन जाता है, तो इसी मतलब सिकल शेप का हो जाता है, इसलिए डिजीज का नाम पड़ गया सिकल सेल एनीमिया। और यहाँ पास होता क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर जब रहता है तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से आपकी जो आरबीसी होती है वो अपना शेप बदल लेती है और कुछ सिकल जैसा उसका शेप हो जाता है। ठीक, तो ये आपका जो पहला था ये था सिकल सेल एनीमिया। हमने ये पढ़ लिया कि इसमें होता क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि ये ऑटोसोम लिंक्ड है, रेसेसिव है। अब हम एक बार ये देख लें कि ये कैसे इनहेरिट करता है, ये डिजीज कैसे इनहेरिट करती है, ये भी देखना जरूरी है। तो अब हम उसे देखेंगे, हमने ये रीजन देख लिया, अब हम इसका इनहेरिटेंस देखेंगे। और मैंने यहाँ जो भी कोडॉन वगैरह के यहाँ से रैंडमली एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने कुछ ऐसे ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं कि आप उसे सर्च करोगे और आपको मिल जाएगा। मैंने बस वो जो नाइट्रोजन बेसिस के नेम लिखे थे वही सही लिखे थे, बाकी वो मैंने ऐसे रैंडमली बना लिया था। ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना या उसको आप गूगल करके सर्च मत करना। हाँ, बस आप इतना सर्च जरूर करना अगर आपको स्टिल कोई डाउट है। सर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा यही है, तो हम उसे वहां अच्छे से पढ़ लेंगे। सो जस्ट डोंट गेट वरीड अबाउट इट। देखो ये कैसी है, ऑटोसोमल है, रेसेसिव है। इसका मतलब ये है कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी वो इंडिविजुअल डिजीज कहलाएगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि दो तरह का हेमोग्लोबिन वाला जीन हो गया, HbS एंड HbA। ये जो है आपका, ये इफेक्टेड है या ये डिजीज यही वाला है, एंड ये जो जीन है आपका नॉर्मल है। ठीक, मतलब इसके दो एलील्स मौजूद रहेंगे, एक HbS है, एक HbA है। हो सकता है किसी इंडिविजुअल में होमोजाइगस कंडीशन इस तरह की हो, HbA, तो वो इंसान कैसा है, नॉर्मल है। इसका मतलब उसमें सिकल सेल डिजीज नहीं है और ना ही वो कैरियर है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि HbA रहे एंड HbS रहे, तो ये कैसी कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। नॉर जो इंडिविजुअल है जिसका इस तरह का जीनोटाइप है वो खुद भले ही अनइफेक्टेड है, बट क्योंकि उस पे एक एलील मौजूद है तो वो हमारा कहलाता है कैरियर। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी, कैरियर क्या होता है। और एक कंडीशन ये हो सकती है, देखो HbS डिजीज वाली जीन थी, एलील थी, तो यहाँ पास ये होमोजाइगस हो गई, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, तो ये आपका डिजीज इंडिविजुअल हो गया। अब क्योंकि ये ऑटोसोमल है तो इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है कि फीमेल कैरियर हो जाए, मेल नॉर्मल हो जाए तो हो जाएगा, ये सब वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ हमें जो नॉर्मल इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं हमको वही चीज़ लगानी है, वैसे उसमें भी वही चीज़ें थी, बस वहाँ पास क्योंकि मेल एक्स और वाई होते थे तो मेल के केस में एक भी एक्स पे अगर है तो मेल डिजीज हो जाते थे। ठीक, अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दो नॉर्मल को लेते हैं बट कैरियर्स को लेते हैं। दो नॉर्मल पेरेंट रहेंगे बट कैरियर रहेंगे, मतलब इस तरह से HbA HbS। तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारी क्या होती है, अनइफेक्टेड है बट कैरियर है। उसी तरह से हम दूसरा पेरेंट ले लेंगे, उसको भी अनइफेक्टेड लेंगे बट कैरियर लेंगे। अब देखो इन दोनों में डिजीज वाले एलील्स हैं, तो इस कंडीशन में जब आप क्रॉसिंग कराओगे तो इनके जो गैमीट्स बनेंगे, मान लो ये आपके फीमेल हो गई, ये आपके मेल हो गए, तो इसमें आपका ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, HbA HbS HbA HbS। ठीक, इस तरह से इनके गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, फ्यूजन कराओगे, तो इनका इनसे करा दो, इनका इनसे करा दो,
फिर इनका लो, इनका इनसे करा दो, और इनका इनसे करा दो। ठीक, आप क्लियरली देख रहे हो कि जब हम इस तरह का कोई पेरेंट लेते हैं जो अनइफेक्टेड होते हैं बट कैरियर होते हैं, तो उनके केसेस में चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म मिल जाए, बट कम प्रोबेबिलिटी रहती है। ज्यादातर हमें नॉर्मल बट कैरियर मिल जाते हैं। ठीक, तो एक जनरल प्रोसेसिंग हमने ये देखी। अब मान लो हम कोई एक ऐसी कंडीशन ले लें जहां हम डिजीज्ड वाले को क्रॉस करा दें, किससे, कैरियर वाले से, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, अब हम लोग साइड में करके देखते हैं। तो इस केसेस में जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट केस देखा है, केस वन जो देखा है, तो केस वन में हमने ये देखा कि सिकल सेल एनीमिया क्योंकि ऑटोसोमल लिंक्ड है, तो इसके लिए ऑटोसोमल लिंक होने का मतलब ये है कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, कि 1/4 चांसेस है डिजीज मिलने का। अदरवाइज आपका 50% चांसेस है आपको कैरियर मिल जाए, एंड 1/4 चांसेस है आपकी किस चीज की, कि नॉर्मल मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स। इसलिए सिकल सेल डिजीज, जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैरियर वाली दिखती है, बट अफेक्टेड होने वाली की कम दिखती है। उसी तरह से हमने जो नेक्स्ट केस दिया है, केस 2, उसको देख लेते हैं। दैट इज, हमने कहा कि हम एक डिजीज को लेंगे और उसको क्रॉस कराएंगे एक कैरियर से। इनके गैमीट्स को आप बना लो। इस तरह से आपने देखा इनके गैमीट बनेंगे। अब इनका आप फ्यूजन करा लो। दिस विल बी, इसको आप इससे और इससे कराओ, तो आपका HBA HB S हो जाएगा। फिर इसका इससे करा दोगे तो HBS हो जाएगा। फिर इसका इससे और इससे करा दो तो फिर से HBA सॉरी HBS एंड HBS। तो इस कंडीशन में आप ये देख सकते हो कि जब एक डिजीज रहे और एक कैरियर रहेगा तो उनके केसेस में 50% चांसेस रहेगी कि डिजीज ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, एंड 50% चांसेस रहेगी किसकी, कि कैरियर मिलेंगे। नॉर्मल तो एक भी नहीं मिलेंगे, 50% आपको कैरियर मिल जाएंगे, चांसेस है, और 50% आपको डिजीज मिलेंगे, नॉर्मल एक भी नहीं मिलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक डिजीज ऑफ स्प्रिंग मिले, तो उसके लिए या तो दोनों के दोनों कैरियर हो, एक चांसेस ये हो सकता है, या तो एक कैरियर हो और एक डिजीज हो, तो ये चांसेस हो सकता है। जब ये वाली कंडीशन हम लेंगे, एक कैरियर और एक डिजीज, तो उसमें ज्यादा चांसेस है डिजीज होने की। और जब हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे, दोनों कैरियर है, तो उसमें कम चांसेस है डिजीज होने की, बट मिल सकते हैं। ठीक, और अगर हम दोनों डिजीज ले लेंगे तो जाहिर सी बात है सेम टाइप ऑफ, जब यहाँ भी एस रहेगा तो आपको सारे के सारे डिजीज मिलेंगे। अगर दोनों ही पेरेंट डिजीज हैं तो आपको सारे ऑफस्प्रिंग डिजीज मिलेंगे। दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हैं तो आपको डिजीज, कैरियर, नॉर्मल सारे मिल सकते हैं। और एक कैरियर है, एक डिजीज है, तो वहां आपको नॉर्मल एक भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिजीज एंड कैरियर मिलेंगे। ठीक, जो इनहेरिटेंस का मेथड मैंने सिकल सेल एनीमिया में सिखाया है, तो ये कैसा है, ऑटोसोमल लिंक्ड था, रेसेसिव था। तो इस तरह का कोई भी डिजीज अगर इस कैटेगरी में आता है जो ऑटोसोमल लिंक्ड है, रेसेसिव है, तो सेम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न वो भी फॉलो करेगा। जैसे अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थैलेसीमिया पढ़ेंगे, फेनिलकेटोनुरिया पढ़ेंगे, तो उनका भी सेम कंसेप्ट है, वो भी ऑटोसोमल लिंक्ड है एंड वो भी रेसेसिव है, तो उनका इनहेरिटेंस भी कुछ इसी तरह से होगा। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम इनहेरिटेंस नहीं दिखाएंगे आपको, इस वजह से क्योंकि सेम चीज है। तो आप वहां पर भाई अपना जो जीन का है, जैसे यहाँ हमने एच बी किया है, आप वापस अपना कुछ और कर लो। एच बी हमने यहाँ इसलिए क्योंकि ये हेमोग्लोबिन से रिलेटेड था। थैलासीमिया में भी हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है, तो वहां भी आप एच बी ही से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फेनिलकेटोनुरिया में आपकी मर्जी है, आप पी से कर दो, आप पी के से कर दो, ये आपकी चॉइस है। ठीक, तो मैं वहां आपको इनहेरिटेंस नहीं बताऊंगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फर्दर जो नेक्स्ट डिजीज हम लोग पढ़ेंगे वो क्लियरली समझ में आ जाए।
अब हम देखेंगे थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो दो चेन से बना होता है, एक उसमें अल्फा ग्लोबिन चेन होती है एंड एक उसमें बीटा ग्लोबिन चेन होती है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, जैसे आपने सिकल सेल में देखा उसमें सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट हुई थी, थैलेसीमिया में अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन दोनों ही इफेक्ट होती है, दोनों ही इफेक्ट हो जाती है, ठीक, दोनों इफेक्ट कर जाती है। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सी ग्लोबिन चेन इफेक्ट हुई है, उसके बेसिस पे थैलेसीमिया को आप दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है आपका अल्फा थैलेसीमिया एंड एक आपका होता है बीटा थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्ट हुई है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा इफेक्ट हुई है तो बीटा थैलेसीमिया इफेक्ट होता है, ठीक, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें होता क्या, अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं ह्यूमंस में और इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन होता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे एक कैरेक्टर के लिए दो जीन, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं, तो पॉलीजेनिक ट्रेट में ये आपका हो गया अल्फा का प्रोडक्शन। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए या जो अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल होता है बाय टू जीन्स एंड जो बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल होता है बाय वन जीन। जो ये दोनों जीन्स होते हैं ये दोनों ही पेरेंट्स में पाए जाते हैं और ये 16th क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे, दोनों ही पेरेंट्स के जो 16th क्रोमोसोम है उन पे ये दोनों जीन्स पाए जाते हैं और इनका भी दोनों ही पेरेंट्स में मौजूद होता है। और ये आपका 11th क्रोमोसोम शायद होता है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द नंबर, आप एक बार इसको देख लेना, 11th क्रोमोसोम होता है, ठीक। तो ये हो गया, इनमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब दो जीन हैं तो टोटल 4 एलील्स होंगी और इनके कंडीशन में सिर्फ 2 ही एलील्स होंगी, ठीक, दोनों ही पेरेंट्स में होगा। जैसे अगर मान लो हमारा ये पेरेंट है मेल, ये पेरेंट है फीमेल, तो इनमें अगर अल्फा वाली हम बात करेंगे तो इसके आपके दोनों क्रोमोसोम्स पे ये इनका हो गया एंड ये फीमेल का केस हो गया। इस तरह से आप मतलब हम सिर्फ 16 क्रोमोसोम को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ये इनका 16 क्रोमोसोम का हमने बनाया है। तो 16 क्रोमोसोम पे दो जीन मौजूद रहेंगे, तो यहाँ इनका ये पहला जीन हो गया, ये इनका दूसरा जीन हो गया, ये इनका हाफ सेट है तो इसमें इसकी एलील दूसरी मौजूद होगी, ऐसे इनके में भी होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो ये इनका जीन 1 हो गया, ये जीन 2 हो गया। आई होप कि आपको शायद डायग्राम क्लियर ना हो रहा होगा। एक मिनट रुक जाए, मैं इसे यहाँ थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, अदरवाइज वो बहुत छोटा हो रहा है, ऐसा मैं बना देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत अच्छे से आप समझोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक रफ डायग्राम है, बस ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो ये कंसेप्ट यहाँ लिखा हुआ है थैलेसीमिया में वो आपको क्लियर हो जाए। इस तरह से आप बना दो, ठीक। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ क्योंकि इधर नहीं तो फिर से मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका मान लो फीमेल का आपने बनाया है सेल और ये हमने इनका बनाया है मेल का, मतलब सेल क्या बनाया है, बस उनका 16th क्रोमोसोम हमने बना के दिखाया है। तो ये आपका मेल हो या आपका फीमेल हो, तो मान लो इनका जो 16th क्रोमोसोम पे जीन मौजूद है फॉर अल्फा, ये यहाँ मौजूद है, दोनों जीन्स, ये दोनों जो जीन्स होते हैं वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं, ये जो दो जीन्स यहाँ मौजूद हैं ये लिंक्ड जीन्स होते हैं, इसीलिए इनका इनहेरिटेंस साथ में ही होता है, वो अलग अलग नहीं हो पाते। तो ये तो इनका हाफ सेट था, तो एक यहाँ अगर मौजूद होगा तो इस पे भी मौजूद होगा, तभी तो ये एलील का फॉर्मेशन होता है, ठीक, इस तरह से, ठीक है। ये तो आपका फीमेल का हो गया, इसी तरह से आपके मेल में भी होगा, ठीक, ऐसा एक रफ डायग्राम आप अपने माइंड में फ्रेम कर सकते हो। ये हो गया। देखो इसके लिए सिंपल ये यूज करते हैं कि H
बी, अल्फा ग्लोबिन है तो अल्फा की जगह हम ए लिख लेते हैं। ये पहला जीन हो गया एंड ये आपका दूसरा जीन हो गया HbA1 HbA2। मतलब ये आपका HbA1 है और ये HbA2 है। मतलब ये इनकी एक पहला जीन है, ये इसकी एलील है। ये दूसरा जीन है, ये एलील्स हैं, आपस में दोनों जीन सेम ही रहते हैं। एलील्स हमने पढ़ा ही है कि दोनों जीन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहता है। तो ये आपका फीमेल का केस हो गया। उसी तरह से मेल्स में भी हो गया, HbA1 है HbA1 है HbA2 है HbA2 है। ठीक, तो टोटल इनमें दो जीन्स रहेंगे जो कि लिंक्ड रहते हैं। इसको हम HbA1 HbA2 से बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल 4 एलील्स होते हैं 16 क्रोमोसोम पर। ये हो गया। और जब आप बीटा की बात करोगे तो इनमें सिंपली दो ही एलील होंगे। मतलब बीटा का अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको यहाँ ऐसे बना के दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो बीटा के लिए यहाँ सिंबल यूज कर लेते हैं हम HbB1। बी सिंपल है, HbB। अब आप यहाँ पास क्या कर सकते हो कि हमने HbB जो कैपिटल लिखा है वो हमारा नॉर्मल है एंड इसको जब हम स्मॉल से कर देंगे तो वो हमारा डिजीज वाली कंडीशन हो जाएगी। इसमें भी सेम केस है, यहाँ पास भी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ सम डिलीशन, सम चेंजेस आ जाते हैं। ये जो नॉर्मल जीन्स है उनमें चेंजेस आ जाता है। तो नॉर्मली हम उनको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं। ओवरऑल इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में ये होता है कि जब म्यूटेशन होता है तो जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और पर्सन कैसा हो जाता है? एनीमिक हो जाता है। एनीमिक मतलब उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में भी यही था। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि जो आरबीसी होती है उनका शेप बदल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकती हैं, उनमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं रह सकता है। तो वहां भी वो भी एनेमिक केस है, ये भी एनेमिक केस है। दोनों के केस में हीमोग्लोबिन में ही इफेक्ट हुआ था। बट सिकल सेल एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी का शेप बदला था। तो वो कैसा था? वो क्वालिटेटिव था। सिकल सेल एनीमिया आपका क्वालिटेटिव था। सिकल सेल एनीमिया ये डिजीज आपकी क्वालिटेटिव थी क्योंकि वहां आप क्वालिटी को अल्टर कर रहे थे, आप क्वालिटी चेंज कर रहे थे। और यहाँ क्या होता है? यहाँ प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये है कि अल्फा ग्लोबिन कम होती है या बीटा ग्लोबिन कम होती है या दोनों ही कम होती है। ठीक, मतलब जैसे मान लो कोई एक डिजीज पेरेंट है, हमने बोला कि वो अल्फा थैलेसीमिया से डिजीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो गया, ऑल्टरेशन हो गया, उसकी वजह से उनमें अल्फा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो अल्फा अल्फा थैलेसीमिया हो गया। या अगर उनमें बीटा ग्लोबिन का प्रोडक्शन कम है तो आप बोलोगे बीटा थैलेसीमिया हो गया। तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो गया, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो भी वो एनेमिक कंडीशन ही होगी। बट ये कैसा डिजीज हुआ? ये आपका हुआ जो थैलेसीमिया है, ये आपका हुआ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कम हो जाती है और वहां आपका क्वालिटेटिव, क्वालिटी बदल जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का इनहेरिटेंस, आई डोंट थिंक तो मुझे मैं फिर से वही चीजें बताऊं क्योंकि सेम मेथड है। ये दो जीन्स हो गए, मैंने डाई हाइब्रिड आपको बताया है, मतलब जब दो चीजें आपको लेके करना होता है क्रॉसिंग, आप इनकी क्रॉसिंग कर सकते हो। आप नॉर्मल वाले को ऐसे ले लो, HbA1 पहला जीन, HbA2 ये दूसरा जीन। अब इनके एलील्स को आप होमोजाइगस कंडीशन रखोगे तो HbA1 HbA2, मतलब ये वाला जो ह्यूमन है उसके अंदर इसके भी जो एलील्स मौजूद होंगे, ये आप इसको एग्जैक्टली ऐसे करके कंसिडर कर सकते हो। मैं आपको बता दे रही थोड़ा सा, मैं पूरी क्रॉसिंग नहीं करूंगी, मैं बस आपको बता दूंगी कि एक ह्यूमन में कैसा कैसा टाइप हो सकता है बस।
देखो पहले बीटा का देखते हैं, क्योंकि बीटा पे एक ही जीन था। तो बीटा में हमने बोला हम उसको HBB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये इनका पहला फॉर्म हुआ, पहला एलील हुआ, तो इसका दूसरा एलील आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कोई एक इंडिविजुअल इस तरह का हो सकता है, ठीक। तो ये इंडिविजुअल आपका कैसा है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसका मतलब इसमें सिकल सेल सॉरी थैलेसीमिया नहीं है। या फिर उसमें अंदर ये कंडीशन हो सकती है HB, आप चाहो तो यहाँ स्मॉल b लिखो, या आप B डैश लिखो, या आप यहाँ S बना दो। ये आपका अपना कन्वीनियंट हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपका ह्यूमन होगा वो आपका कैसा ह्यूमन होगा, कैरियर होगा, डिजीज तो नहीं होगा बट कैरियर होगा। और अगर उसमें इस तरह का कंडीशन आ जाए HBB, तो ये आपका क्या हो गया, डिजीज हो गया। अब आपने जैसा सिकल सेल एनीमिया में क्रॉसिंग कराई, एक डिजीज को लिया था, एक कैरियर को लिया था, तो आपने देखा था डिजीज की चांसेस ज्यादा मिलती है, 50% हो जाती है, 50% कैरियर की हो जाती है। और जब हम सिर्फ और सिर्फ कैरियर से कराते हैं तो वहां पर आपको 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है, या 1/4 रहता है, 25% रहता है डिजीज, 50% रहता है कैरियर, एंड 25% रहता है नॉर्मल मिलने की चांसेस। तो उसी तरह से आप इनकी भी क्रॉसिंग करा के देख सकते हो। अब हम देखते हैं HbA, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया का कंडीशन, तो उनमें क्या होगा। अल्फा थैलेसीमिया में पता है ये दो जीन से रिलेटेड होता है, तो एक हो गया HbA1, ठीक, और ये हो गया HbA2। तो क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं ह्यूमंस, तो उनमें दो एलील होनी चाहिए एक जीन की। तो यहाँ HbA1 नॉर्मल, HbA2, तो ये आपका ह्यूमन कैसा हुआ, नॉर्मल ह्यूमन हुआ, ना तो डिजीज है ना ही कैरियर है। अब यहाँ क्या हो सकता है, कोई एक में ऑल्टरेशन हो जाए, HbA1 हो जाए, HbA1 हो जाए, HbA2 हो जाए, या फिर HbA2 अभी भी नॉर्मल रहे। देखो क्योंकि यहाँ दो जीन है ना, तो हो सकता है इन दोनों जीन में से कोई एक एलील इफेक्ट हो, यहाँ एक ही एलील हमने इफेक्ट कराई, या दोनों हो सकती है इफेक्ट। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, तो ये भी आपका कैरियर हुआ। या आपका दूसरे कंडीशन में आपका ये A2 स्मॉल हो जाए और ये आपका कैपिटल रहे, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि दोनों ही आपके जो एलील्स हैं उनमें एक एक रेसेसिव मौजूद रहे। तो ये जो तीनों कंडीशन थी ये सेम है, इनको आप कैरियर ही बोलोगे। और डिजीज होने के लिए इनका एक कोई जीन पूरा का पूरा होमोजाइगस होना चाहिए। तो HbA1 कर दोगे, और HbA2 कर दो, तो भी ये डिजीज कंडीशन कहलाएगी, ठीक। या फिर इन दोनों को स्मॉल a2 कर दो तो भी वो डिजीज कहलाएगी, या चारों को ही स्मॉल a2 कर दो तो भी वो डिजीज कंडीशन ही कहलाएगी, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया में क्योंकि दो जीन है, मतलब 4 एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जितने ज्यादा एलील चेंज हो जाते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं, तो वो उतना ज्यादा बीटा अल्फा ग्लोबिन चेंज को बनने से रोकते हैं, उतना ज्यादा ब्लड की कमी होती है, उतनी ही ज्यादा एनीमिक कंडीशन होती जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका थैलेसीमिया कंप्लीट। हम एक लास्ट डिजीज देखेंगे फॉर दिस वीडियो, एंड वो लास्ट डिजीज आपकी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी है उसकी भी लास्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे। लास्ट, फेनिल केटोनूरिया, बहुत छोटी सी डिजीज है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देखो इनिशियली क्या होता है, जो फेनिल एलानीन होता है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की कोडिंग किसी ना किसी जीन्स के थ्रू ही हुई होगी। तो ये इनिशियल नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से ये जो जीन है वो म्यूटेट कर जाता है, इसमें म्यूटेशन आ सकता है, तो म्यूटेट कर जाएगा तो ये अपना फंक्शन करना छोड़ देगा, या ये जीन डिलीट हो सकता है, ये जीन ही खत्म हो सकता है आपके जीनोटाइप से, ठीक।
तो ये जीन खत्म हो गया। जब ये जीन खत्म हो गया तो विच मीन्स कि ये एंजाइम नहीं बनेगी। तो जब ये एंजाइम नहीं रहती है तो फिनिल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि ये क्या होता है, ये फिनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लग जाता है। ये फिनिल पायरुविक एसिड विदाउट एंजाइम हुआ है, मतलब यहाँ पास ये एंजाइम मौजूद नहीं थी जो इसको कन्वर्ट कराती है। तो अब जब एंजाइम नहीं रहेगा तो ये फिनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये जो है ये एक्यूमुलेट करता है ब्रेन्स में। ये जब ब्रेन में एक्यूमुलेट कर जाता है तो इसकी वजह से क्या होती है, मेंटल हेल्थ रिटार्ड कर जाती है। ठीक, ये हो गया फेनिलकेटोन्यूरिया में होता क्या है। ये है कैसी डिजीज, ये है आपकी ऑटोसोम लिंक डिजीज, और ये है आपकी रेसेसिव डिजीज। तो इसका भी इनहेरिटेंस सेम जैसा मैंने सिकल सेल में बताया वैसा ही होता है। दोनों ही पेरेंट्स कैरियर रहेंगे तो ही चांसेस है डिजीज ऑफस्प्रिंग मिलने की। और अगर एक डिजीज है और एक कैरियर है तो वहां 50% चांसेस है डिजीज होने की। एंड अगर दोनों नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मल ही मिलेंगे। और अगर दोनों पेरेंट्स, एक आपका नॉर्मल है और एक आपका डिजीज है, तो वहां पास आपको कैरियर मिलेंगे। ठीक, तो इनकी भी आप क्रॉसिंग करा के देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो जाहिर है आप पूछ सकते हैं। तो हमारा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपने हमारे साथ ही वीडियो कंप्लीट की होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, ये वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहेगी।